अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट शो के साथ बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज और मेरे साथ मेरी को एंकर भी बैठी हैं और सना हारून, जिनका मैं तारुफ खुद ही करा दूं क्योंकि बजट की जो हमारी ट्रांसमिशन है तकरीबन 3 दिन से जारी है। पहले हम प्री बजट पे बात करते रहे, उसके बाद हमारे साथ पैनल में एनालिस्ट मौजूद थे जिन्होंने अपनी माहिराना राय दी। उसके बाद फिर हमने कल बजट जो तकरीर की हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उनसे हम उस बारे में बात करते रहे और राय लेते रहे अपने माहिरीन से। मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इस तमाम सेशन में हमारी ट्रांसमिशन जारी रही और लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल, बदलती सूरत हाल थी, या जैसे जैसे खबरें आ रही थी हमारे पास कि क्या आवाम को रिलीफ मिला और क्या क्या किसको कितना कितना मिला, ये सब के सब हमने आपके साथ शेयर किया और इस पर हमारे माहिरीन जो थे वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थे। हमारे साथ जो आज गुफ्तगू का हिस्सा लेंगे गुफ्तगू में, उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी डायरेक्टर चैनल 5 के आमिर शेख साहब और बिलाल एहसन, हमारे इकोनॉमिस्ट, ये भी माहिर हैं और शो भी करते हैं मेट्रो पर। तो मेट्रो और चैनल 5 की ये मुश्तरका ट्रांसमिशन है जो कि 3 दिन से जारी है और आपको तमाम तर सूरत हाल से हम बाखबर रखे हुए हैं। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और उस पर भी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि क्या क्या उसके असरात मुरतब हुए हैं। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बहुत सी बातें की गई और ये भी कहा गया कि जैसे जैसे मौका होगा जहाँ पे टैक्सेस का बहुत बेदरीग इजाफा किया गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम उनको रिलीफ दे सकें। लेकिन अभी ये सारी बातें क़ब्ल वक्त हैं। अभी हम जब कुछ देर पहले भी हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो जो एक ऑब्वियसली हम ज़्यादातर उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इस हवाले से मैं शेख साहब से ही बात करूँगी कि वो लोग जो कि सैलरीड तबका है, वो 70% हमारा सैलरीड तबका है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जी पेंशन और जो तनख्वाह में इजाफा है वो महंगाई की तनासुब से किया जाता है। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। शेख साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। तो सर, ये जो सारी गुफ्तगू उन्होंने की और जो उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट बात की, अभी ये कैमोफ्लाज बजट है लेकिन अभी इस पर जब इजलास में बहस होगी फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सर, आप भी उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस तनासुब से, तो अगर महंगाई की तनासुब से इनका इजाफा हो रहा है तो 500% जो इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, फिर जो इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें इतना इजाफा किया गया है, तो वो किस तनासुब से हुआ है, वो किस तरह से जस्टिफाई हो रहा है? बहुत शुक्रिया सना शुमैला, आपका शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक जवाब रखा है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कि जो पार्लियामेंटेरियन उनकी 1914 में या 15 में उनकी लास्ट जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ी थी या उनकी मराद बढ़ाई गई थी, तो अब वो तकरीबन 9 साल का अरसा, उनको 10 साल का अरसा हो गया। तो इस वजह से वो तमाम उन्होंने मिला के, तो वो कह रहे कि आपको यकदम लग रहा है, अगर आप तनासब देखें तो वो इसी तरह बन रहा है कि 5% या 6% उनकी तनख्वाहें बढ़ी। वो उनकी जस्टिफिकेशन अपनी जगह है। लेकिन हम अपनी दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारे पास जो इजाफा किया गया उसका क्या फ़ायदा क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आप मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत कम नहीं करते, बिजली की कीमत कम नहीं करते, जो तनख्वाहदार तबका उसका तो कोई बिजनेस नहीं है कि उसने इस साल इस महीने जो है ना 1 लाख रुपए कमाया, अगले महीने जो है ना 5 लाख का उसको फायदा हुआ, तो वो जस्टिफाई वो अपने जो है ना सेट कर लेगा कि किसी न किसी तरह से अपने अखराजात को। लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि हमारी तो तनख्वाही नहीं बढ़ती यहाँ पे लोगों की, प्राइवेट सेक्टर खास तौर पे। अब आप ये, मैं कल भी एक बात कह चुका हूँ कि ये सियासी रिश्वत है। ये जो आप सरकारी मुलाजमीन को देते हैं सिर्फ अपने साथ मिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने इनसे काम लेना होता है। अब काम क्या लेना होता है सबको पता है। इलेक्शन में काम कौन करेगा? असातिज़ा करेंगे। मतलब आपको जो है ना वो पोलियो में काम कौन करेगा? अब वो अपनी हुकूमत सिर्फ अपनी वो बनाने के लिए वो तनख्वाहें जो है ना वो सिर्फ बढ़ाते हैं, वो सियासी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर पे उसका असर क्यों नहीं है? प्राइवेट सेक्टर का जिम्मेदार कौन होगा? हमारे जो नौजवान हैं वो 65% नौजवान हैं हमारे, उनके लिए क्या आपने कोई मंसूबा दिया होगा? ये प्राइवेट सेक्टर में ही है, क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन है वो तो नस्ल दर नस्ल वो चल रहे होते हैं। बाप की जगह बेटा आ गया, बेटे की जगह पोता आ गया, ये तो एक ये इनका जो है ना वो सारा। अब इसमें अब जो बजट उन्होंने दिया है उसके अंदर तो देखे ना आप, सोलर पैनल्स की बात करें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं,
पेट्रोल है, डीजल है, इस पर जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, फिर गैर मुल्की अशिया हैं, सब पे टैक्स बढ़ गया, ठीक है ना। अच्छा, इससे बेवरेजेस यानी आपके जो मशरूबात हैं वो महंगे होंगे। obviously। अच्छा, जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर आप ये समझ लें कि जब पेट्रोल महंगा हो गया तो हर वो चीज़। सब्जी से लेके हर चीज जो है ना, सुई से लेके जहाज तक सब महंगा हो लेकिन जाता है। खवातीन के लिए उन्होंने ये बात जरूर कही है कि कॉस्मेटिक्स जो है वो सस्ती हो जाएंगी। ये अब उन्होंने कोई ना कोई तो अपना पॉइंट रखना था, लेकिन हमें नहीं लगता देखिए कि 52% बजट की वजह खवातीन है पाकिस्तान बजट- की, तो बहुत उनका बड़ी ख्याल सपोर्ट है रखा ना। लेकिन बजट आने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करें ही ना। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, रमजान भी सीजन समझा जाता है कमाने Exactly, का, ऐसा ही। हमारे यहाँ बिल्कुल मुहर्रम भी सीजन समझा जाता है, हमारे यहाँ ईद कुर्बान भी सीजन समझा जाता ठीक है। है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में लोग रिलीफ देते हैं अपने लोगों को, अवाम को रिलीफ देते हैं ताजर जो है ना वो अपनी चीजों में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं देते। यहाँ अवाम रिलीफ देती है हाँ जी, ताजिरों को। उनको पैसा यानी उनको कमा के इकट्ठा करके पैसा बिल्कुल देते सही हैं। है, सही है। अच्छा, इसमें दूसरी जो अभी हम सोलर पैनल के हवाले से बात कर रहे थे, अब ऑनलाइन जो लोग कर रहे थे, अब उस पे भी इन्होंने जो है ना 2% टैक्स लगा बिल्कुल दिया, ऐसे ठीक है ही जी। उसके बाद जो आप जो इनकी जो है क्लाउड सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, उन पर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। अब वो बच्चों के जो सीरियल्स होते हैं उनके ऊपर भी जो है ना इनको टैक्स लगा दिए। अच्छा, गाड़ियों पे, तमाम गाड़ियों पे, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप बाहर से गाड़ी ले, अभी उन्होंने बाहर से आने की भी अभी बताएंगे, बिलाल साहब ने इसके कल भी इस पे अच्छी खासी बात की थी कि उसमें उन्होंने कम किया, 5 साल का अरसा क्यों किया जिसमें आप जो है ना गाड़ी मंगवा सकते हैं। अच्छा, अभी हमने जो सबसे अच्छा रिलीफ हमें नजर आता है, मिसाल के तौर पे मैंने स्लैब एक देखा है जो तनख्वाहदार तबके के लिए जो कुछ बेहतर किया इन्होंने कि पहले वो सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक जो आमदन है उस पर इन्होंने 2.5% टैक्स तजवीज किया। पहले ये कोई कितना था, 6,000 था बिलाल साहब मेरा ख्याल है, जी 6,000 था तकरीबन। तो ये अब तकरीबन कोई अच्छा खासा इसका कम हो गया है, इसके ऊपर जो है ना कमी तो आएगी। इसका इसी मतलब तरह ये से कि स्लैब्स में कुछ कमी आई है। हाँ, ये सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए थोड़ा सा इसमें रिलीफ हमें तो नजर वो आता है कि सरकारी या प्राइवेट? नहीं वो सेक्टर? तमाम उसके लोगों के, ऊपर होगा तमाम क्या सेक्टर में। जो भी आमदनी अपने। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम बार बार बात कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे कि हमें टैक्स बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना नहीं, टैक्स नेट बढ़ाना है। टैक्स नेट बढ़ा। आपने टैक्स नहीं बढ़ाने, आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। टैक्स कितना निचोड़ेंगे आवाम को? एक वक्त आएगा कि लोगों के पास वो पैसे टैक्स के लिए पैसे देने के लिए होंगे ही नहीं, तो आप टैक्स नेट बढ़ाएं। अब आप जो है ना अगर 24 करोड़ आवाम है और उसमें से 28 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, 28 लाख अफराद टैक्स दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो मसला सारा ये शेख साहब, हम कल भी शो में बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से बिलाल भाई इसको सेकंड करेंगे मेरी बात को कि देखिए जो अगर हम देखें तो जो एक आम आदमी है ना, टैक्स हम 10 रुपए अगर किसी चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, तो जो ये रिटेलर्स हैं, ये जो बड़े बड़े जिनकी मार्केट्स हैं, वो आपको सिर्फ 65 पैसे 60 पैसे वो टैक्स दे रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसको तो आप बैलेंस कर किस तरह से कर सकते हैं या किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो हम बार बार बात करते हैं कि जी टैक्स नेट में लाने की जरूरत है, तो इसके लिए कोई पॉलिसीज क्यों नहीं मुरतब की जाती? बिल्कुल अच्छा सवाल। बात ये है कि जैसे शेख साहब भी कह रहे थे कि टैक्स नेट में इजाफे की बात होनी चाहिए कि टैक्स नेट में इजाफा नहीं हो रहा। टैक्स जो नेट हमारा अभी है जीडीपी में तकरीबन 8% था, जिसमें लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि जीडीपी का 11% हो गया। ठीक है जी। आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में 18% है। ठीक है। तरक्याती जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनमें तकरीबन 26% 30% टैक्स टू जीडीपी होना चाहिए, जिसपे के बाद आप जाके अपने तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। भीख नहीं मांगना पड़ेगा आपको, आपके ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स नेट में इजाफा आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि हमेशा हर साल हम यही सुनते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलते हैं, और आज भी औरंगजेब साहब यही पर फरमा रहे थे कि टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा, बट हाउ? उसका एक सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। हम तो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी करते रहे, बल्कि ये हो गए या लास्ट मिफ्ता इस्माइल थे या जो भी आते रहे। भाई बात यह है, सिंपल सी बात, आप दुबई चले जाए, आप दुबई चले जाएं तो दुबई के अंदर अगर आपने एक मोची की दुकान खोलनी है या आपने एक गोश्त की दुकान खोलनी है, तो आपको 2 चीज़ें लाजमी चाहिए। नंबर 1 ये कि वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका सर्टिफिकेट चाहिए और प्लस बल्दिया का सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये 2 सर्टिफिकेट अगर आप मोची की दुकान खोलें या गोश्त की दुकान खोलें या नाई की दुकान खोलें या कोई बड़ी फैक्ट्री खोलें,
तो आप जब दो चीजों के हुसूल के लिए जाएंगे तो आपको टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ता है। बिल्कुल। जब टैक्स रिटर्न जमा करेंगे तो आपको नेट में आप भी आ जाएंगे और आपको जो है वो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप जो है दुकान खोलें या ऑफिस खोलें। ठीक है जी, ठीक है, ये एक सिस्टम है ना। ठीक। अभी कुछ कह रही है जी, हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया तो हम जरा उनकी तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है बिलाल फारूक साहब, जो कि सीईओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर एसोसिएशन के सीईओ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहेंगे शो में। इसके अलावा जूम पे हमें ज्वाइन किया ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं एम शहजाद साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। बिलाल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइए कि कल जो बजट पेश हुआ है उसके बाद आज हम देख रहे हैं जी, आज हम ये देख रहे हैं कि जी जो स्टॉक मार्केट ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और 1,24,000 का हमने इजाफा देखा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये ऑप्टिमिज्म जो है ये सिर्फ अभी वक्ती तौर पे है या इसके फ्यूचर इंडिकेशंस भी कुछ आ रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जिस तरह इन इक़दामात को आज वेलकम किया है और उसका इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आता है। लेकिन इन माय व्यू इसका जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब हम बजट के मंथ्स में एंटर होने लगते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो हमारी मार्केट कुछ र्यूमर्स का इम्पैक्ट ले लेती है। जिस तरह हम सबको पता है कि कुछ डिस्कशंस कुछ एंड्स पे शुरू हो गई थी रिगार्डिंग दी इंक्रीज इन द कैपिटल गेन टैक्स रेट एंड डिविडेंड टैक्स रेट, तो उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया गया है और इन दोनों के रेट्स को अनचेंज रखा गया है, तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी हद तक बहाल हुआ है। और कुछ सेक्टर्स के रिलेटेड भी जो इसमें मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो उसका भी अपना एक इम्पैक्ट है जो कि आज स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिला है। एंड एज पर आवर प्रपोजल हम बजट की जितनी भी ट्रांसमिशंस भी होती हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, और उस पर जब भी हमारी विद दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज मुलाकातें होती हैं, तो उस पर हमारा एक ही मौक़िफ़ होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक वेल डॉक्यूमेंटेड और रेगुलेटेड इदारा है। हर एक ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम के तहत हमारे कैपिटल गेन टैक्स की कटौती होती है, डिविडेंड टैक्स के पे होते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास ज़ाहिर सारी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है। तो इन लीडिंग द फील्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, हमारी हमेशा से एक्सपेक्टेशंस जो है वो गवर्नमेंट से यही रहती है कि हमें इसके लिए कुछ वी विल बी रिवॉर्डेड एंड एक्नॉलेज, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज वी सी इट इज ऑफन अपोजिट कि कभी के कैपिटल गेन टैक्स की रिजीम के अंदर कोई टैक्स रेट में चेंज कर दिया जाता है, या फिर उसके ट्रीटमेंट के अंदर चेंज होने की बातें शुरू हो जाती हैं, या उसके होल्डिंग पीरियड को चेंज कर दिया जाता है। तो आज जो कल फेडरल बजट जो पेश किया गया, उसमें सबसे खुशाइन बात यही थी जिसने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल किया कि इसके टैक्स रेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, बिलाल भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था बिलाल फारूक भाई, बिलाल हसन बात कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट में एक जो स्टॉक मार्केट में एक आम सा परसेप्शन है कि सट्टा चलता है, और उस सट्टे की वजह से जो मार्केट अप हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ लोग अपने मफादात हासिल करके फिर उसको नीचे ले आते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त जो है मार्केट में कोई सट्टा तो नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा मसनूई कारोबार तो नहीं हो रहा? देखिए, स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम है, उसमें इस तरह का कोई एलिमेंट मेरे नजदीक आज की तारीख में मौजूद रही नहीं गया। इसका सारा फंडामेंटल और रिसर्च बैक ही इसके ऊपर इक्विटीज के अंदर सारा काम हो रहा होता है। तो इसमें इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई मसनूई इंडेक्स के अंदर इजाफा किया गया है या कोई सट्टा। प्रॉपर तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है, और यूजुअली हम देखते भी हैं कि बजट के दिनों में मार्केट इसका या तो प्रेशर या तो इम्पैक्ट लेती है या तो अच्छा परफॉर्म करती है। एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, तो इसी की वजह से परफॉर्म करती है, और इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है सट्टे वगैरह। ठीक है, तो हम उम्मीद करें कि मजीद ऊपर जाएगी कि मार्केट, या करेक्शन पे फिर देखिए उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए। बट यहाँ पर मैं एक और चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर हम ओवरऑल अगर दूसरे सेक्टर्स के हवाले से भी देखें, तो हमने हमेशा
लेवल प्लेइंग फील्ड को मेंटेन करने की बात की है, और वो बहुत ज़रूरी होती है जब हम एसेट क्लासेस को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें भी हमें जो है ना एक दो पॉजिटिव चीज़ें कल के बजट में और नज़र आई हैं। उसमें ये है कि हमने जो इंटरेस्ट इनकम का प्रॉफिट है वो 15% से और 20% पे हम ले गए, ठीक है। और देयर इज द कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज इज 15%। तो इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड के मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल इसमें आ सकती हैं, नंबर वन। नंबर टू ये कि म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड के ऊपर द टैक्स रेट विल रेंज फ्रॉम 15 to 25% डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। तो ऑब्वियसली जब म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी अगर रिड्यूस रेट रखा गया है फॉर दी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज मार्केट, तो इन दोनों चीजों का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है, नंबर वन। नंबर टू एंड द थर्ड वन विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो र्यूमर्स था उसका बिल्कुल खात्मा हुआ है। तो ये तीन मेन चीजें जो है वो मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड का बाज बन सकती हैं, और हम बिल्कुल इसको जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इसकी रोशनी में। ठीक। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर ठीक है बिलाल भाई, ठीक है बिलाल फारूक साहब, आपसे बात करेंगे। खत्ता कलाम की मस्जिद, आप हमारे साथ रहिएगा। आपकी जाने पाऊंगी एम शहजाद साहब, ये बताइए कि ये बजट आने के बाद आपकी भी जाहिर सी बात है आपने देखा ही होगा, लेकिन जो टैक्स की भरमार हुई है उसमें जो छोटी गाड़ियां हैं 600 सीसी की गाड़ियां, उनके ऊपर भी इतना टैक्स आयद कर दिया गया है। तो ऐसी सारी सिचुएशन को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं देखें, इसमें जो टैक्स है वो बैलेंस रखा गया है। ऑटोमोबाइल के ऊपर सिर्फ एक गाड़ी ऐसी है जो 650 से 850 सीसी की, उसके ऊपर इन्होंने जो सेल टैक्स था 12.5% उसको 18% किया है, और उससे ऊपर जितनी भी गाड़ियां वो ऑलरेडी 18% उसमें है। तो ये एक गाड़ी जो 650 से 850 सीसी में आएगी, इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि कोई 1.5 लाख रुपए का इजाफा होगा। अदरवाइज कोई ड्यूटी कम या ड्यूटी बढ़ाई नहीं गई, या कोई भी और मजीद टैक्सेस कम या ज्यादा नहीं किए गए। तो शहजाद साहब, इसका मतलब ये है कि गाड़ियों की कीमतों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? यह बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये कल से एक रोमर रोड रही थी कि जी वो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी सेल टैक्स बढ़ा दिया है। देखें, मैं आपको यहाँ बताता चलूं, जो हाइब्रिड गाड़ियां जो आती हैं और जो असेंबल्ड होती है पाकिस्तान में, वो एक इसका जो सेल टैक्स का जो नंबर 72 इसका है सेल टैक्स, उसके हिसाब से वो जो 650 से 850 सीसी की गाड़ी के ऊपर उन्होंने 12.5 से 18% जरूर किया है। ये गाड़ी एक जो भी 650 सीसी की होगी, इसमें 1.5 लाख का इजाफा जरूर हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो चैप्टर 73 में जितनी भी पाकिस्तान में बनने वाली हाइब्रिड गाड़ियां हैं, वो उस पर वही बरकरार है सेल टैक्स 8.5% और 13.5%। इसलिए इसके ऊपर कोई भी जो है ऐसी चीज नहीं की गई, बल्कि इन लोकल असेंबलरों की जो गाड़ियां सीकेडी एसकेडी असेंबली के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी 20%, उसमें 5% की कमी की गई है। शहजाद साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आप इंपोर्टेड गाड़ियों की बैन पे बड़े मतलब कि असरदा थे, अब तो खुल गई है और आपको मुबारक भी बात हो। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि 5 साल की गाड़ियां हैं, 5 साल की गाड़ियां इंपोर्ट होंगी, उस पर 5% मैंने कहा शुरू में उन्होंने 2.5% कार्बन लेवी लगाई है। अब ये कार्बन लेवी लगाई है उन्होंने, तो कार्बन लेवी लगाई तो लाजमी सी बात है कि इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो क्या महंगी होंगी या वो जो पहले एक आम आदमी की दस्तरस में होंगी? ठीक है, लेकिन बिलाल भाई आपने जो सवाल किया है उसका जवाब हम लेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, एक शॉर्ट ब्रेक पे। तो नाज़रीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, तो कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर आपको बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। मेट्रो वन न्यूज़ और चैनल 5 की मुश्तरका बजट ये ट्रांसमिशन जो कि जारी है 3 दिनों से और मुस्तकिल आपको अपडेट रखे हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स एसोसिएशन के CEO बिलाल फारूक साहब से और ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन M शहजाद साहब से। तो बहुत शुक्रिया बिलाल फारूक साहब का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे तजिए से आगाह किया और कुछ सवाल किए थे बिलाल एहसन ने, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनके जवाब उनको मिले या नहीं। बिलाल एहसन साहब बताइएगा, आपके क्या सवाल थे और क्या जवाब चाह रहे थे? मैंने एक तो मतलब पहले तो मैं शहजाद साहब से ये बात कर लूं कि शहजाद भाई मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे सुन सकते हैं ना? जी आपकी आवाज आ रही है बिलाल। मुझे ये बताइए कि मैंने तो आपको मुबारकबाद दी थी कि आप जब इंपोर्टेड गाड़ियां बंद हुई थी तो बड़े अफसरदा थे कि इंपोर्टेड गाड़ियां आनी चाहिए। अब खुल गई है, यकीन और मिठाई तो कंफर्म हो गई। अब रही बात ये कि आपने कहा कि मैंने कहा कि 5 साल पुराने तक की गाड़ियों को इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है, प्लस उस पर कार्बन लीवी लगा दी गई है। पहले साल 2.5% होगी, उसके बाद दूसरे साल से 5% होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इससे गाड़ियों की कीमतें जो हैं आम आवाम की दस्तरस में रहेंगी? बिलाल भाई थोड़ा सा आपकी जो मालूमात है उसको मैं ठीक कर दूं। जी जी बिल्कुल। हुकूमत ने कोई 5 साल की इजाजत अभी तक नहीं दी, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हम इत्तेफाक की बात यह है कि और पाकिस्तान मोटर सर्वे रिपोर्ट में सेनेटर औरंगजेब ने ऐलान कर दिया था, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भाई वो कर दिया था, लेकिन बजट के अंदर इसकी कोई भी बात नहीं की गई और फाइनेंस बिल में भी कोई बात नहीं है। ठीक है, फाइनेंस बिल आया 9 जून को, उसमें मौजूद है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हाँ लेकिन जो कल बजट आया है ना उसमें नहीं है बजट स्पीच और उसके बाद फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल में नहीं आया, लेकिन ये बात तय हो गई है। अब फिर कार्बन लेवी लगी, कार्बन लेवी को तो पता है ना कि आपको लगी है गाड़ियों पे। नहीं वो देखिए मेरी बात को समझिए, दो चीजों को आप मिक्स कर देंगे। मैं दोनों का अलग जवाब दूंगा। पहले तो ये हम अपने आप को ठीक कर लें कि जो हमारी बजट जो तजवीज़ थी वो प्लस IMF ने हुकूमत से कहा था कि एज लिमिट 3 साल से 5 साल कर दें, कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें और बतदरीज आइंदा 4 से 5 साल में ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज खत्म कर दें। तो दो चीजें तो उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं की हैं, जिसमें एक तो एज लिमिट अभी तक 3 साल नहीं है, 5 साल नहीं की, और कमर्शियल इंपोर्ट का भी अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इशारा नहीं है। हाँ हुकूमत ने इशारा जरूर कर दिया है कि हम आइंदा 5 साल में 4 से 5 साल में कस्टम ड्यूटीज, FED और RD वगैरह को हम बतदरीज जो है वो आस्ता आस्ता हम खत्म करेंगे और 2030 में 4 स्लैब होंगे ड्यूटी के। एक होगा 0%, एक 5%, एक 10% और एक 15%। अभी तक की ये सूरत हाल है। प्रोग्राम का टाइम महदूद होता है, बात लंबी हो जाएगी। टू दी पॉइंट पे बात आते हैं। कार्बन लेवी के मुतालिक आपको पता है, आपके इल्म में है? जी मेरे इल्म में है, लेकिन एक बात को आप समझ लें, डायरेक्ट गाड़ी ये बता देना कि कार्बन लेवी लगने के बाद गाड़ी की कीमतें जो आम आदमी की दस्तरस में रहेंगी या महंगी हो जाएंगी? नहीं। देखें, ये आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये जो लेवी है, ये ज़ाहिर है जो शख्स पेट्रोल डलवाएगा वो उसके हिसाब से ही होगा ना। ये गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज नहीं होगी, इसको जरा समझिएगा बात को। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा और मजीद, ये तो गाड़ी खरीदने आप मजीद इसको स्टडी कर लीजिएगा, आप इसको मजीद स्टडी कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि अभी आपने पूरा बजट पढ़ा नहीं है, स्टडी कर लीजिएगा। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है मैंने पूरा बजट भी पढ़ लिया और ये भी देख लिया है। हाँ, गाड़ी बढ़ेगी। बहरहाल आप करें क्वेश्चन। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है शरिया भट्ट ने, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज से हैं। सर आपको वेलकम कहेंगे। शरिया ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कल जो बजट आया, उस बजट के आने के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो रिगेन होना शुरू हो गया, या ये स्पेक्युलेटिव जो रैली है जो कि कुछ दिनों में स्लो डाउन हो जाएगी? थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंटिन्यू जो बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ी, जो 50,000 से बढ़ना शुरू हुई। इसका आगाज हमने अराउंड 2 साल पहले से स्टार्ट किया था। तो लोग जब से बात कर रहे थे कि स्पेकुलेटिव रैलीज हैं, वॉलेटिलिटी है, मार्केट जल्द नीचे आ जाएगी, लेकिन हमने देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ लास्ट
85% रिटर्न दिया, बल्कि पिछले एक साल में जब से बजट आया तो हमने देखा कि लास्ट ईयर 72,000 पे इंडेक्स था, आज 1,24,000 के पास आ गया। तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा कि पिलर के ऊपर खड़ी हुई है और मार्केट को मजीद तकलीफ दी वफाकी बजट ने। इस बजट आने के बाद यहाँ जो सोसाइटी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ बजट के जो टारगेट रखे गए हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, 14,000 अरब रुपए के करीब, और काफी मुश्किलात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस बजट का मुस्बत असर ये पड़ा कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और मार्केट इज अ लिक्विडिटी व्हीकल, जितना पैसा आता जाएगा बाजार उतना ऊपर जाती रहेगी। हमने ये विटनेस किया है और इस बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट को इंकरेज किया गया, खासतौर पर म्यूचुअल फंड्स को इंकरेज किया गया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, फिक्स इनकम से पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में आएगा। साथ ही साथ कुछ खदशात थे, आपने देखा कोई स्पेसिफिक टैक्स स्टॉक मार्केट में नहीं लगा, सीजीटी बढ़ाने की बातें हो रही थी, र्यूमर्स थी, उसका खात्मा हुआ। फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से कहा जा रहा था खादों के ऊपर कोई नया टैक्स लगने जा रहा है, वो भी नहीं हो सका। यही वजह कि आपने देखा कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। साथ साथ रियल एस्टेट को जो रिलीफ दिया गया है, गवर्नमेंट का फोकस अगले बजट में हमें लग रहा है कि तामीरात की तरफ ज्यादा है। K4 मंसूबे के लिए भी पैसे रखे गए हैं, मोटरवेज के लिए रखे गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंट्री में जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा आपने देखा कि इकोनॉमी अपसाइड के ऊपर जाएगी। यही कुछ हम देख रहे हैं कि सिक्लिकल स्टॉक्स हैं जो मार्केट में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आज मार्केट ने बजट को वेलकम किया। अच्छा शहरयार भट्ट साहब, एक सवाल जो अवामी सवाल अक्सर पूछते हैं लोग कि जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो क्या ये मस्बत अशारिये शो करती है कि यानी मुल्की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, सरमायादार जो है वो बड़ा एतमाद का इजहार करता है अंदरूनी या बैरूनी, लेकिन क्या मुल्की मईशत से इसका कोई ताल्लुक है? देखिए, मईशत के बहुत सारे बायोमीटर्स होते हैं एंड के जो इंडेक्स होता है या स्टॉक मार्केट होती है, इट इज वन ऑफ दोस्त जो आपकी मईशत के बारे में आपको डायरेक्शन बताती है कि मार्केट कहाँ जा रही है या कंट्री की तरफ जा रही है। तो यही कुछ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक लिस्टेड है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए जो कंपनी यहाँ लिस्टेड है वो अभी भी 5 और 6 के पी के पास ट्रेड कर रही है। तो यानी आप ₹1 लगाकर आप ₹5 कमा सकते हैं, इतनी चीप हमारी स्टॉक मार्केट है। अगर यही स्टॉक अगर सड़क पार किसी और मार्केट में अगर लिस्टेड होते तो इनकी वैल्यूज कहीं ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है, गैर यकीनी सूरत कंट्री में रहती है, चाहे पॉलिटिकल साइड पे हो या इकोनॉमी साइड पे हो, तो कंपनी की वैल्यूएशन एक बहुत कम रेट के ऊपर एक शेयर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा। जब ये हालात बेहतर होते हैं तो शेयर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी क्वेश्चन को जरा सा आसान कर लेते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट ये जो 1,24,000 से ऊपर चली गई है, इसका कोई अवाम पर, कोई अवाम की जो अशिया जो खरीदते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर कोई मस्बत असर पड़ता है या नहीं पड़ता? जी डेफिनेटली, देखिए किसी हद तक तो फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर जो स्मॉल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन्होंने यकीन तौर पर पिछले 1 से 1.5 साल में बेनतहा मुनाफा बनाया, बड़े इन्वेस्टर्स नहीं बनाया और छोटे इन्वेस्टर्स नहीं बनाया। और दूसरी बात है कि जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जब भी बढ़ती है तो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो कि डिजिटल हैं और हर एग्जीक्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, और जो टैक्स मिलता है वो आवाम के फलाह बहबूद के लिए हुकूमत खर्च कर सकती है। रेवेन्यूज होते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इतने ज्यादा मसाइल होते हैं, तो ये जो पैसा कौमी खजाने के अंदर आता है टैक्स की सूरत के अंदर या फिर फीस की सूरत के अंदर। अच्छा, अभी आपने कहा कि ये बड़ा इसमें जो है ना इन्होंने मंसूबों के लिए रकम रखी है, ये K4 का कितने का मंसूबा है सर? K4 का मंसूबा अराउंड कोई 3.5 अरब रुपए रखे गए, 2.5 बिलियन। और ये टोटल कितने का मंसूबा है? तो ये देखिए डिटेल तो मुझे नहीं पता इसकी ज्यादा, देखिए 150 अरब का मंसूबा है, उसके लिए आप 3.5 अरब रुपए रख रहे हैं, तो ये तो मजाक कर रहे हैं। 2.5 अरब रख रहे हैं, तो ये तो आप मजाक करें। और वजीर आजम यहाँ कह के जा चुके हैं कि जी 2028 में इसको मुकम्मल होना चाहिए, तो आप ये कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं कि एक 150 अरब का मंसूबा है और उसके लिए आप जो है ना वो 2.5 अरब रुपए रख रहे हैं? तो ये तो आप मतलब उसका मतलब है कि इसने चलना नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने तनख्वाहों में पैसा उड़ा देना है। जो वही कह रहे हैं, बजट जो है आदाद शुमार का गोरख धंधा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जी सर। ये तो देखिए ये सवाल तो आपको जो हुकूमत के अहदेदार हैं आपको ये सवाल उनसे करना चाहिए। एज ए मार्केट एक्सपर्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए चूंकि मार्केट जो होती है फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर चल रही होती है और सेंटिमेंट ड्रिवन होती है। जब इस तरह की खबरें आती है कि एक चले K4 का एक प्रोग्राम तो चलने जा रहा है, जो पाइपलाइन तो बिछेंगी कराची से लेके आगे तक जहां भी ये छठा से आना होता है, तो उसमें कुछ कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट होती हैं
उनको यकीन तौर पर जहाँ सैलरीज पेड होंगी वहां उन कंपनीज को भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तो जो कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में उन पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है डेफिनेटली। और जिस तरह से तामीरात के ऊपर काम हो रहा है, जब भी पीएसडीटी के पैसे खर्च होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर चीजें आगे बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती हैं उनको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने नजर आता है। अच्छा शहरयार भट्ट साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियों की जो कीमतें हैं, इन पे कुछ टैक्स बढ़ा है, इस पे कुछ असर पड़ेगा इनकी कीमतों पे? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, टोयोटा है और दीगर जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, वो अब अपना यहाँ पे वाइंड अप कर रही हैं। तो जो सुजुकी की इतनी महंगी गाड़ियां, जो छोटी गाड़ियां हैं, सुजुकी छोटी गाड़ी है, उसकी इतनी हाई कीमत है और मजीद उस पर टैक्स, तो फिर मजीद और इनकी कीमतों में इजाफा होगा? देखिए, गाड़ियों की कीमतों में तो इजाफा डेफिनेटली होगा क्योंकि प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्राइजेस आज से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले 3 से 4 साल देखेंगे तो प्राइजेस बहुत ज्यादा महंगे हैं। 800 सीसी कार जो लोकल मैन्युफैक्चर हुई है 32 लाख तक पहुंच गई एक लोकल मैन्युफैक्चर की। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तानी अवाम कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, इनको भी पता है कितने प्राइसेस बढ़ा दें लोग बाय करेंगे हर कीमत के ऊपर। और अब गाड़ी पाकिस्तान में एक एसेट हो गई है, लोग एसेट समझ के भी परचेज करना शुरू हो गए। जिस तरह से आपने देखा कि शहरयार साहब, लेकिन अभी टेलीफोन लाइन पर जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो उनसे यही सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये कहा कि गाड़ियों की कीमतों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि क्या कंपैरिजन क्या है? नहीं, यकीन तौर पे गाड़ियों की कीमतों में डेफिनेटली इजाफा होगा, ठीक है। और ये 1.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक जितनी बड़ी गाड़ियां होंगी उतना इम्पैक्ट इस बजट के बाद पड़ेगा क्योंकि सेल टैक्स में इजाफा होने जा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में। ठीक है। हेलो जी 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 चाहता हूँ। जी 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 आप कमेंट कीजिएगा जी शहजाद साहब जी। मैं इससे बात करना चाहता हूँ आपसे। जी 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 बोलिए, आप अपना कमेंट आपको कीजिए। मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये एक छोटी गाड़ी के ऊपर जो सेल टैक्स है ना, वो 12.5% से उसको ले जाया गया है 18%। और ये तकरीबन कोई 1,53,000 रुपए इस गाड़ी की कीमत में इजाफा होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। देखें, गाड़ियों की कीमतें हमारे मुल्क में ज्यादा क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये इसके ऊपर कभी जो है लोगों ने तवज्जो नहीं दी। हम लोकल असेंबलर्स हैं, हमारे मुल्क पे लोकलाइजेशन नहीं है। मेड इन पाकिस्तान हमारे मुल्क पे गाड़ी नहीं बनती। हमारे मुल्क में सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट होती है और उसके बाद दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी जोड़कर हम अपनी आवाम को दे रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में आज सुजुकी को 40 साल हो गए, टोयोटा होंडा को जो है 35 साल हो गए, हम आज तक असेंबलर्स हैं, अभी तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ या लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गए। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि ये तो पिछली हुकूमतों का कसूर था, तो भाई मौजूदा हुकूमत ने अब तक क्या किया इसके ऊपर? जी ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट साहब के, आपने हमारे ट्रांसमिशन के लिए वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बिलाल फारूक साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। एम शहजाद साहब, आपने वक्त दिया। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में, लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। जी जी बिलाल साहब, कहना चाह रहे थे। मैं वो बात को मतलब लेट मी फिनिश करना चाह रहा हूँ जल्दी में। जो टैक्स नेट की इजाफे की बात हो रही थी, तो मैंने आपको दुबई की मिसाल दी थी। दुबई की मिसाल ये थी कि वहां पर कोई दुकान खोलें, आपको बल्दिया से और स्टॉक अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना। आप जब ये 2 टैक्स सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आपको जो आपकी जो रिटर्न्स की कॉपी होती है वो देनी पड़ती है इनकम टैक्स की, कि आप फायदे है नहीं फायदे। ओके जी, उसके बाद आपको मिलती है। आप यही सिस्टम पाकिस्तान पे लागू करें। आप ये कर दें कि कोई अगर छोटी दुकान खोले या बड़ी दुकान खोले, आप खोलने से पहले आप उनसे कहेंगे जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप जो है सर्टिफिकेट लें और बल्दिया से एक सर्टिफिकेट है। आप जब दोनों जगह जाएंगे तो आपको टैक्स की जो है ना, आपको रिटर्न आपको पेश करना पड़ेगा। जब आप रिटर्न पेश करेंगे तो यू आर फाइलर। बड़ी अच्छी तजवीज दी आमिर साहब, आप लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिए। इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आप ये देखें कि ये जो रजिस्टर्ड नहीं है दुकानें हैं, शॉप्स हैं, इवन दो कि ये जो हमारे यहाँ रेडियां ठेले लगे होते हैं, ये हजारों रुपए रोजाना कमा रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी वजह से वो टैक्स बचा रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये बहुत ही पता नहीं कभी अच्छा, इसमें एक इजाफा कर लीजिएगा कि ठेले वाले ऑफिशियल अब एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हमारे यहाँ फकीर हैं, ये जो मांग रहे हैं, उन पे भी टैक्स लगना चाहिए। नहीं,
उनका जो है ना, ये आप जो आप पैसा देते हैं उनको, जी। ये इकॉनमी में नहीं रजिस्टर्ड होता। ये बड़ा मसला है। आप इसको अगर इसी पैसे को जमा करें, मैं भी अगले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह इसकी फिगर दूंगा कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा कि अगर आप ये जो रोडों पे खड़े हुए जो पेशावर लोगों को पैसे दे देते हैं, वो इकॉनमी में रजिस्टर्ड ही नहीं है हमारे, जो हम दे रहे होते हैं। पॉइंट टेकन। वक्त खत्म हो रहा है शेख साहब, अभी ट्रांसमिशन का तो सिलसिला हमारा जारी है, और क्योंकि हम गाहे बगाए आपको आगाह कर रहे हैं और डिफरेंट पैनलिस्ट आगाह करते हैं नाज़रीन, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और शुमाइला नवाज़ को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।